Hello students of class 12th, good morning to everyone. BKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, a very serious chapter from your course syllabus we are going to discuss today. It is a very long chapter, बड़ी कहानी है और इस कहानी को हमें शॉर्ट में, इसको नटशेल में रिवाइज करना है. Yes, I am talking about the enemy. The enemy is a very important chapter from your course syllabus written by Pearl S. Buck. She is a very renowned name in English literature and she has got Pulitzer Award in 1932 and the biggest award for literature, the Nobel Prize, she has got in 1938. इन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन के रूप में पूरी दुनिया में काम किया है एशियन अमेरिकन को बचाने के लिए रेशियल इंटॉलरेंस से. अगर मैं इस स्टोरी के बैकग्राउंड की बात करें तो ये स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है और जापान में सेट की गई है. इस स्टोरी के कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इस स्टोरी में डॉक्टर सदाओ हॉकी हैं जो अमेरिका से डॉक्टरी पढ़ के आए हैं और आज जापान के एक नामी गिरामी सर्जन हैं और एक अकम्प्लिस्ड साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने एक घाव को साफ करने वाली दवा का इजाद किया है. दूसरा कैरेक्टर इसमें हना का आता है जो उनकी पत्नी है जिसके मुलाकात डॉक्टर सदाओ से अमेरिका में हुई थी प्रोफेसर हार्ले के घर पर और आज उनकी पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं. टॉम एक बहुत ही मेजर कैरेक्टर है इस चैप्टर का. टॉम एक अमेरिकन सोल्जर है, एक अमेरिकन नेवी सोल्जर है और वो जापान का एक वॉर प्रिजनर भी है जो वहां से भाग जाता है. और चौथा कैरेक्टर इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ओल्ड जनरल है जो एक सेल्फिश है, वो हमेशा बीमार रहता है, बहुत बूढ़ा है और सदाओ हॉकी एक सर्जन है. इनको वो कभी भी ट्रुप के साथ बाहर नहीं जाने देता, सिर्फ इस लालच में कि उसे कभी भी मेडिकेशन की जरूरत पड़ सकती है. ये 5 कैरेक्टर्स इस पूरी स्टोरी को डील करते हैं. नाउ दिस इज द टाइम टू डिस्कस द मेजर इवेंट्स ऑफ दिस स्टोरी. सबसे पहले मैं डॉक्टर सदाओ के बारे में बताऊं. डॉक्टर सदाओ की फैमिली जो है वो एक ट्रेडिशनल फैमिली है, एक जापानीज ट्रेडिशनल फैमिली है. इनके पिता जापानीज ट्रेडिशन में बहुत यकीन करते हैं और ही हैज बीन अ ग्रेट पैट्रियट. डॉक्टर सदाओ हॉकी का घर समुद्र तट पर है. इनके घर के आसपास पाइन के बहुत सारे ट्रीज हैं और याद करते हैं कि बचपन में हम इन पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश किया करते थे और अपने पिता के साथ हम अक्सर आइलैंड्स पर जाया करते थे और उन आइलैंड्स पे रॉक को देखकर मेरे पिता कहा करते थे, दिस रॉक्स आर द फ्यूचर ऑफ जापान. आज डॉक्टर सदाओ हॉकी has been established himself as the most famous surgeon and accomplished scientist. He has his family. He lives in his family house, in the same house. But right now his father is no more. डॉक्टर सदाओ हॉकी याद करते हैं कि जब हना से अमेरिका में उनकी मुलाकात हुई थी तो उनसे प्यार जरूर करने लगे थे, लेकिन शादी तब तक नहीं की जब तक उनके पिता ने उनको परमिट नहीं किया. और उनके पिता ने उनको परमिट तब तक नहीं किया जब तक उन्हें पूरी तरह यकीन नहीं हो गया कि हना एक ट्रेडिशनल एंड रियल जापानीज लड़की है. आज उनके पिता चिंता नहीं है, आज डॉक्टर की ये स्थिति. नाउ स्टोरी स्टार्ट्स. डॉक्टर सदाओ हॉकी अपनी पत्नी के साथ अपने घर के कॉरिडोर में बैठे. बाहर का वातावरण जो है वो थोड़ा फॉगी है और उस फॉग से एक छाया के रूप में लड़ता गिरता इधर उधर लुढ़कता हुआ एक व्यक्ति इनके घर के दरवाजे पर आता है और इनके दरवाजे पर बेहोश हो जाता है. डॉक्टर को लगता है कि ये एक मछुआरा हो सकता है और डॉक्टर और उनकी पत्नी हना दोनों भाग कर नीचे जाते हैं और वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि he is a white man, means an American. This is the war time. Second World War is going on.
उसका जब अच्छे से इंस्पेक्शन वो करते हैं, अच्छे से उसकी जांच करते हैं, तो उसके सर पर एक कैप है और उस पर यूएस नेवी लिखा हुआ है। डॉक्टर को समझते देर नहीं लगती कि यह आदमी यूएस नेवी का एक सोल्जर है और ये हमारा कैदी भी है, ये हमारा प्रिजनर भी है। डॉक्टर जब उसके शरीर का मुआयना करते हैं, उसके पूरे शरीर की जांच करते हैं, तो पता चलता है कि यह आदमी बहुत देर तक पानी में रहा है, इसके शरीर से बदबू आ रही है। और जब पीछे पलट के देखते हैं, मुंह के बल वो पड़ा है, उसकी पीठ पर देखते हैं तो एक जगह से खून निकल रहा है और ये गोली लगने का घाव है। डॉक्टर को समझने देर नहीं लगती कि यह सोल्जर भागा होगा, पीछे से पुलिस ने गोली मारी होगी और ये गोली अभी इसके शरीर में है और उस घाव से खून निकल रहा है। आदमी हिलडुल नहीं रहा है, बस हल्की हल्की आवाज में कराह रहा है। डॉक्टर को यह समझते देर नहीं लगती कि इस आदमी को अगर ट्रीट नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। समस्या यह है कि ही इज एन एनिमी, यह दुश्मन है। अब दुश्मन का इलाज कैसे करें? डॉक्टर सोचता है क्या करूं, पुलिस बुला लो। फिर सोचता है अगर पुलिस बुलाऊंगा तो ये मर जाएगा। डॉक्टर सोचता है अगर घर में ले चल के इसका इलाज करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डॉक्टर सोचता है कि क्यों नहीं इसको उठा के फिर से समुद्र में डाल दिया जाए। अपनी पत्नी से शेयर करता है, पत्नी से पूछता है क्या किया जाए, इसे फिर से समुद्र में डाल दिया जाए। उसकी पत्नी कहती है एज यू विश, दिस इज अ गुड आइडिया, चलो डाल देते हैं समुद्र में। डॉक्टर कहता है कि लेकिन ये काम अकेले मैं नहीं कर सकता, ये तुम्हें भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। वो नहीं कर पाती और अंततः डॉक्टर के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि पुलिस ना बुलाई जाए, इसे समुद्र में ना डाला जाए, इसे घर में ले चलकर इलाज किया जाए। पूछता है कि लेकिन नौकरों से क्या कहेंगे? हना समझाती है कि वो नौकरों से कह देगी कि ये जब ठीक हो जाएगा तो हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। इसको पुलिस के हवाले करने के लिए हम इसका इलाज कर रहे हैं। और यह सोचकर उसे घर में ले जाया जाता है और डॉक्टर के पिता के कमरे में ले जाया जाता है, जहां का फर्श उनके पिता के मैटिंग से सजा हुआ है, उनके पिता के द्वारा सजाए गए मैटिंग से सजा हुआ है और उस मैटिंग पर ले जाकर सुला दिया जाता है। हना भाग कर जाती है दूसरा कपड़ा ले आने के लिए कि इसके घाव से बहते हुए खून से मैटिंग न खराब हो, लेकिन बेकार का है। आने के बाद मैटिंग खराब हो चुकी होती है। हना कहती है कि इसकी पहले सफाई करनी पड़ेगी। वो यूमी को बुलाती है, गर्म पानी मंगाती है और यूमी आकर, यूमी नौकरानी है इस घर की, और यूमी जैसे आती है इस घर में और देखती है एक व्हाइट मैन को, कहती है आई हैव नेवर टच्ड अ व्हाइट मैन, आई विल नेवर डू इट, मैं इसे कभी नहीं करूंगी। हना को बड़ा गुस्सा आता है दुश्मन लेकिन है तो इंसान। चलो तुम नहीं करोगे, मैं खुद करूंगी। और वो खुद उसकी सफाई करने लगती है। जल्दी से भाग के डॉक्टर ऑपरेशन का सामान ले आता है और डॉक्टर जानता है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, गोली निकालनी पड़ेगी। और हना को कहता है कि तुम एनेस्थीसिया दोगी, इसको बेहोशी की दवा दोगी। और हना कहती है कि हमने तो कभी बेहोशी की दवा दी नहीं। कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कपड़े में लेना है क्लोरोफॉर्म और इसके नाक के सामने रख देना है, ज्यादा पास मत लिया ना, नहीं तो ये मर जाएगा और इसे मर भी जाएगा तो इससे कोई हमको बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं, तुम ये काम कर सकती हो। और हना उसको एनेस्थीसिया देती है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने चलता है। जैसे ही उसके घाव में अपना औजार डालता है, वो कराह उठता है और उससे एक फवारे के रूप में खून बाहर निकलने लगता है, फ्रेश ब्लड बाहर आने लगता है। यह देखकर हना घबरा जाती है और उसे लगता है कि वो वोमिट करने लगेगी। डॉक्टर इशारे में उसे देखता है, कहता बेहोश मत होना, और हना अपना मुंह दबाए बाहर भाग जाती है। और डॉक्टर को लगता है कि वो वोमिटिंग कर रही है, वहां से उसकी आवाज आ रही है। और इस बीच यह रोगी, यह पेशेंट टॉम, उसका नाम टॉम है, वो रोगी कराहने लगता है जोर जोर से। डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है। डॉक्टर कहता है करा और चिल्ला, ये मेरा शौक नहीं है कि मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूं, पता नहीं मैं तुम्हारा क्यों इलाज कर रहा हूं, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर को गुस्सा इस बात से आता है कि उसकी पत्नी बाहर वोमिटिंग कर रही है और इस इडियट की वजह से वो बाहर भी नहीं जा पा रहा है। और इस तरह से डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है, गोली निकाल देता है और 1-2 दिन बीतते बीतते उसका हेल्थ रिकवर करने लगता है, वो ठीक होने लगता है। तीसरे दिन उठ जाता है, वो अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। हना खाना लेके जाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। हना से अपना वो नाम बताता है कि उसका नाम टॉम है और उसे पता चलता है कि हना भी अमेरिका में रही है। थोड़ा सुकून महसूस करता है, उसे लगता है कि वो सेफ जगह पे है, यहां उसको कोई खतरा नहीं है। अब इधर डॉक्टर परेशान, सारे घर के नौकर परेशान, यूमी परेशान,
इसके बच्चे की जो देखभाल करती है वो नौकरानी यूमी परेशान, माली परेशान, घर के एक दो नौकर और परेशान। सबको ये लगता है कि ये डॉक्टर गलत कर रहा है। ये डॉक्टर क्यों गलत कर रहा है? क्योंकि ये हमारा दुश्मन है। इसको प्रकृति ने नहीं छोड़ा, इसको समुद्र ने नहीं छोड़ा, इसे हवाओं ने नहीं छोड़ा, इसे पत्थरों ने नहीं छोड़ा, सबने इसको निचोड़ा। इसको गोली भी लग गई और तब भी हमारा डॉक्टर इसे बचाने की कोशिश कर रहा है। प्रकृति हमसे बदला लेगी, ऐसा मानना है घर के नौकरों का। घर के नौकरों का यह भी मानना है कि ये साहब दोनों लोग, वाइफ हस्बैंड दोनों लोग अमेरिका में रहे हैं और अमेरिकन से इनका लगाव है, जुड़ाव है। ये अमेरिकन को पसंद करते हैं, शायद इसीलिए इस अमेरिकन का ये इलाज कर रहे हैं। और यह धारणा हना सुन लेती है और आकर डॉक्टर से कहती है कि हमारे घर के नौकर हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। डॉक्टर को बहुत खराब लगता है, कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। मैं उन्हीं की तरह एक पैट्रियट हूं, एक देशभक्त हूं, मुझे अपने जापान से बहुत प्रेम है। लेकिन यह बात साबित करने के लिए डॉक्टर के पास कुछ भी नहीं। एक दिन घर के सारे नौकर एकजुट हो जाते हैं और अर्ली मॉर्निंग जब हना उठती है तो घर में कोई काम नहीं हुआ है। सारे नौकर बाहर अपना अपना सामान बांध के खड़े हैं और वो यूमी से कहते हैं कि अब हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। यूमी हिसाब करके उनको पैसा दे देती है। थोड़ा मालिकाना हक जगाते हुए गुस्सा आता है अंदर से और सारा पैसा उन सबों का हिसाब करके पैसा दे देती है। यूमी कहती है कि अगर बच्चा रोने लगे तो मैं पास ही में रहती हूँ, आप बुला लेना। मन में हना सोचती है कि मैं कतई नहीं बुलाऊंगी तुमको, और सारे नौकर घर छोड़ के चले जाते हैं। अब डॉक्टर को और हना को दोनों को डर लगता है कि ये नौकर घर छोड़ के गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस में कंप्लेंट कर दे। इसी डर में जी रहे हैं। हना किचन में काम कर रही है और किचन से देखती है बाहर कि डॉक्टर अपने किचन से बाहर देखती है तो देखती है कि एक सेना का मैसेंजर उनके घर आ रहा है। पुलिस वर्दी में है वो, और डॉक्टर अपने केबिन में बैठकर एक लेटर ड्राफ्ट कर रहा है वहां के पुलिस ऑफिसर को देने के लिए कि उसने अपने घर में एक इस तरह से प्रिजनर का इलाज किया है, अब वो ठीक हो गया है, उसे अरेस्ट कर सकते हैं आप। हना डर जाती है उस मैसेंजर को देखकर, भाग के डॉक्टर के पास पहुंचती है यह बताने के लिए। लेकिन इसके पहले कि वो पहुंच पाए, वो मैसेंजर वहां पहुंच जाता है और मैसेंजर आके डॉक्टर से कहता है कि जनरल साहब ने आपको याद किया। जनरल के पास जाता है डॉक्टर सदाव। जनरल अपनी मुश्किलें बताता है, कैसे वो बीमार है, कैसे उसको कष्ट है, कैसे उसे नींद नहीं आती, क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स हैं। और बताता है कि देखो डॉक्टर, जो अमेरिकन ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं वो बड़े इमोशनल होते हैं, पेशेंट्स के प्रति उनका इमोशंस बहुत पक्का होता है। लेकिन जो जर्मन ट्रेन डॉक्टर्स हैं वो मेडिकेशन में तो अच्छे होते हैं, लेकिन स्वभाव के तौर पर अपने पेशेंट से बहुत लगाव नहीं रखते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों स्वभाव को मिला के एक डॉक्टर बनाया जाए? डॉक्टर सदाव बोलते हैं, कोशिश करूंगा सर। अब डॉक्टर सदाव को भी मौका मिल गया। वो अपनी सारी व्यथा बता देते हैं इस प्रिजनर के बारे में कि कैसे उनके ये गले पड़ गया और उससे ये बाहर नहीं जा सकता। अगर पुलिस को पता चल गया तो उस पर देशद्रोह लग जाएगा, वो अरेस्ट हो जाएंगे, उनकी फांसी हो जाएगी, उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपनी सारी टेंशन जनरल से बता देते हैं और जनरल जो है वो मुस्कुरा के कहता है कि डॉक्टर, तुम जिसका इलाज करोगे वो मर कैसे सकता है? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस समस्या से तुम्हें पुलिस को ही बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इस समस्या से निदान मैं दिलाऊंगा, तुम्हारी इस समस्या का निदान मैं दूंगा तुमको। मेरे पास बहुत सारे पर्सनल असैसिन्स हैं। असैसिन्स का मतलब होता है साइलेंट किलर्स। वो अंदरूनी चोट पहुंचा के ऐसी मौत देते हैं जिसके मरने वाले को भी पता नहीं चलता कि कब वो मर गए। मैं अपने पर्सनल असैसिन्स को तुम्हारे घर भेज दूंगा। उसके कमरे का दरवाजा बाहर गार्डन में खुला रखना और रातों रात काम हो जाएगा। उसको लोग मार देंगे और मार के उसकी डेड बॉडी भी उठा लेंगे। डॉक्टर को भी लगता है कि अब इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता। पुलिस में जा नहीं सकता, उसको अपने घर में रख नहीं सकता, तो देन व्हाट टू डू? डॉक्टर राजी हो जाता है। डॉक्टर रास्ते में आते समय सोचता है, जिस व्यक्ति को हमने बचाया, जिसकी जान बचाई, अब उसकी जान मैं ही लेने के लिए योजना बना रहा हूं। फिर भी वो सोचता है कि ये बात वो हना से नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि हना जो है बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। हना को बताएगा तो वो डर जाएगी। डॉक्टर आकर उसके कमरे का दरवाजा खुला छोड़ देता है रात में और पूरी रात अपने कमरे में भी जागता रहता है। उसे नींद नहीं आती। एक छोटी सी खरखराहट भी बाहर की डॉक्टर को बेचैन कर देती है। पूरी रात जगने के बाद सुबह में जब वो टॉम के कमरे में जाता है तो टॉम का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे मिलता है।
उसे लगता है कि आज की रात उसकी अंतिम रात है। मैं सेकंड डे की बात कर रहा हूं। सेकंड डे भी पूरी रात वो जागता रहता है, उसे नींद नहीं आती, लेकिन सेकंड मॉर्निंग में भी जब वो जाता है तो टॉम सही सलामत मिलता है। थर्ड नाइट इज द लास्ट नाइट फॉर टॉम, ऐसा डॉक्टर सोचते हैं। और तीसरी रात की सुबह जब वो पहुंचते हैं टॉम के कमरे में, तो आज टॉम सेव भी कर चुका है, एकदम नीट एंड क्लीन, स्मार्ट सा लग रहा है, अपने पैरों पर खड़ा है और बाहर जाने की तैयारी में, टहलने जाने की तैयारी में। डॉक्टर उसे रोकता है कि जब बाहर बिल्कुल नहीं जाना है तुमको, जब तक मैं ना कहूं तब तो तुमको बाहर नहीं जाना है। टॉम उसे धन्यवाद देता है अपनी जिंदगी बचाने का। डॉक्टर को यकीन हो गया है कि अब असैसिन्स नहीं आएंगे। डॉक्टर पूरा दिन काम करता है, कुछ अरेंजमेंट्स करता है, एक छोटी सी अपनी नाव कोस्ट पर रखता है और उसमें खाने पीने का सामान भरता है, कुछ रजाइयां भरता है, कुछ जरूरत के सारे सामान भरता है और कुछ कपड़े अरेंज करता है और ले आके टॉम को देता है। और टॉम वो कपड़े पहन के एक जापानीज की तरह देखने लगता है। उसके हाथ में एक फ्लैश लाइट देता है, जो उसका अपना फ्लैश लाइट है, जो फिशिंग के लिए जब वो जाता था तो इस्तेमाल करता था। अपना फ्लैश लाइट देता है और कहता है कि तुम रात के अंधेरे में यहां से तुम निकल सकते हो, इस नाव से तुम सामने वाले आइलैंड तक पहुंच सकते हो और उस आइलैंड पर तुम्हें कोरियन शिप मिलेंगे जो फिशिंग के लिए आते रहते हैं और उस पर बैठकर तुम अपने देश जा सकते हो। और तुम उस आइलैंड पर अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए तो शाम के समय, न दिन में न रात में, शाम के समय तुम एक फ्लैश देना ऊपर, और सब कुछ ठीक ठाक है तो 2 फ्लैश देना तुम। और अगर कोई फ्लैश लाइट नहीं आई शाम के समय तो मैं समझूंगा कि तुम्हें शिप मिल गई और तुम वहां से निकल लिए। और इस तरह से सारा अरेंजमेंट करके और उसे स्केप कर देता है, वहां से भगा देता है। जाते समय टॉम अपनी गीली आंखों से, अपनी नम आंखों से डॉक्टर को धन्यवाद देता है, हाथ जोड़ता है उसके सामने और कहता है, डॉक्टर यू आर सेविंग माई लाइफ ट्वाइस, आप दूसरी बार मेरी जिंदगी बचाने जा रहे हो। डॉक्टर उस धन्यवाद का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि डॉक्टर को भी ये बात खराब लग रही है कि वो अपना दुश्मन खुद ही अपने हाथों से भगा रहा है। और इस तरह से उस प्रिजनर को डॉक्टर भगा देता है अपने घर से। और भगाने के बाद डॉक्टर एक बार फिर जनरल के पास जाता है और जनरल से पूछता है, जनरल साहब आपने असैसिन्स नहीं भेजे? जनरल अपनी मजबूरी व्यक्त करता है और कहता है कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो भूल गया था, मुझे याद ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं खुलेगी, किसी को नहीं पता चलेगी, और अगर कोई बात होती है तो मैं हूं, मैं तुमको संभाल लूंगा। और ऐसा एश्योरेंस पाने के बाद डॉक्टर खुश हो जाता है, अपने घर आ जाता है और अपने कॉरिडोर में बैठ के, जहां से उसको आते हुए उसने देखा था, उसी कॉरिडोर में बैठकर अपने पास्ट डेज को याद करता है जब वो अमेरिका में था। कौन कौन से अमेरिकन उसके दोस्त थे, वो सारे चेहरे उसके सामने आते हैं। एंड देन आफ्टर वो अफसोस करता है, उसे इस बात का पछतावा होता है कि वो दूसरे जापानीज की तरह क्यों नहीं है, उसने अपने दुश्मन को क्यों जाने दिया, उसने अपने दुश्मन की हत्या क्यों नहीं की। जो अमेरिकन जापान के सर्वनाश में कोई कसर नहीं छोड़े, उस अमेरिकन को एक जापानीज डॉक्टर ने क्यों छोड़ दिया। यह बात सोचते हुए यह लेसन अपनी समाप्ति पर पहुंचता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं जल्दी से कुछ मेजर क्वेश्चंस के बारे में आपको बता दूं। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैरेक्टर्स के रूप में पूछे जाते हैं, और पहला कैरेक्टर जो पूछा जाता है वो डॉक्टर सदाओ का पूछा जाता है। एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सन, एज अ हस्बैंड। आप जोड़ सकते हैं, 2-2, 4-4 लाइनें आप इसमें लिख सकते हैं। एज अ डॉक्टर बहुत फैंटास्टिक डॉक्टर है, एज ए साइंटिस्ट भी है, और एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ही अच्छा है, और एज अ हस्बैंड बहुत केयरिंग हस्बैंड है, एज ए सन बहुत ओबीडियंट सन है। अब फादर की बात करें, फादर उसके बहुत ही फंडामेंटल हैं, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स उनको कह सकते हैं, उनको आप बहुत ही ट्रेडिशनल कह सकते हैं, एक ग्रेट पैट्रियट कह सकते हैं, एक फ्यूचरिस्टिक भी कह सकते हैं। तभी अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए उन्होंने अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए। और जनरल महासुस्त, महा आलसी, और आप ये कह सकते हैं सेल्फ सेंटर्ड, आप कह सकते हैं उनको सेल्फ केयरिंग, केवल अपनी चिंता करना, एक ऐसा कैरेक्टर है। लेजी टू हिज ड्यूटीज,
ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इस तरीके से मैं आपको 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं। दीज क्वेश्चंस आर टू बी रिटन बाय यू। और जो एक्सप्लेनेशन हमने दी है, इस एक्सप्लेनेशन को अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ये 5 क्वेश्चंस खूब इजीली आप कर पाएंगे। और अगर इन 5 क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाते हो तो दोज क्वेश्चंस यू विल सबमिट इन कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। और अगर आप कर लेते हो, आप चाहते हो कि आपके आंसर्स मैं चेक करूं, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल दिया हुआ है, आप वहां भी भेज सकते हो, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप पोस्ट कर सकते हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसका करेक्शन करूंगा और उसका इवैल्यूएशन करके आप तक मैं उसका रिजल्ट भी पहुंचाऊंगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।